आप सबका स्वागत है बैंक से यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जून डेली करंट अफेयर्स जो डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। और मैं आपका दोस्त हीरकनाथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेशनल अफेयर्स के ऊपर पहले ले चलता हूं। तो नेशनल अफेयर्स में पहला न्यूज आ रहा है कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया है NACH 3.0। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रोल आउट किया है NACH 3.0। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो है 3.0 लॉन्च किया है, तो इसका मतलब 1.0 भी लॉन्च हुआ होगा, 2.0 भी लॉन्च हुआ होगा। अभी के टाइम पे 3.0 लॉन्च किया जा रहा है। जो 1.0 है इसको जो है 2012 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। 2.0 का डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, इवन 3.0 का याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें ये एप्लीकेबल कब से रहने वाला है 3.0, ये एप्लीकेबल रहेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 से। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 से एप्लीकेबल रहेगा। और ये चीज जो है एनपीसीआई का जो सर्कुलर है 6 जून 2025 को आया था, वहां पे बताया गया था। ठीक है, तो ये 6 जून को न्यूज आ गई थी, बट मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आए फिर मैं आपको पूरा बता पाऊं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेट आ रहा है ये न्यूज, पर अब पूरा इन्फॉर्मेशन आ चुका है न्यूज़पेपर में। अब इसको कवर करते चलते हैं। तो जो NACH है इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में समझते हैं। तो NACH इसका मतलब हो गया नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग हाउस। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है कि एक साइड से क्या है, ऑटोमेटेड है मतलब खुद ही खुद होने वाला है, और क्लीनिंग हाउस है। जैसे कि चेक में क्लीनिंग हाउस रहता है, वैसे ही ये एक तरह से क्लीनिंग हाउस है जो कि हेल्प करेगा बैंक्स और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बल्क पेमेंट करने के लिए, या तो रिकरिंग बल्क पेमेंट करने के लिए। ठीक है, जो बार बार जो पेमेंट करना पड़ता है उसको बार बार पेमेंट कैसे, जैसे कि मान सकते हो सैलरी हो गया, बैंक को जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो है सैलरी देना है तो वो हो गया। उसके बाद EMI हो गया, म्यूचुअल फंड, SIP, फिर पेंशन, सब्सिडी, ऑटो डेबिट्स, ये सारी चीजें जो है बैंक को एक साथ ही बल्क में अगर पेमेंट करना हो तब बैंक जो है NACH का यूज करता है। नॉट ओनली बैंक, जो कंपनी है वो भी इसमें इंक्लूड है। ये आप सेम तरह का एग्जांपल ले सकते हो जो कि आपका UPI ऑटो पे रहता है। ठीक है, UPI ऑटो पे के अंदर क्या रहता है, आपका जो पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या कोई सब्सक्रिप्शन है, वो खुद ही खुद मंथ के एंड में अगर आपने सेट कर रखा हो तो मंथ के एंड में आपका खुद ही खुद पैसा कट जाता है। लेकिन ये चीज जो हम जो इंडिविजुअली यूज करते हैं UPI ऑटो पे, इसको UPI मैंडेट की तरह माना जाता है। ठीक है, UPI मैंडेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म यूज किया जाता है। लेकिन बैंक जो यूज करती है मल्टीपल पेमेंट जो है रिकरिंग बेस पे करने के लिए, वो यूज करती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग हाउस का। ठीक है, समझ आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जो UPI यूज करते हैं वही है, मान लेते हैं। ठीक है, हम जो UPI यूज करते हैं UPI ऑटो पे वही है, लेकिन बैंक जो है वो यूज करती है नेशनल ऑटोमेटेड क्लीनिंग हाउस, ना कि UPI ऑटो पे जो कि हम इंडिविजुअल्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो बैंक को बड़े बड़े पेमेंट्स करने पड़ते हैं, तो बैंक नहीं चाहते कि हम बार बार जो है पेमेंट करें या पेमेंट ले, तो उसके लिए जो है NACH यूज किया जाता है। अब NACH की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जिसके अंतर्गत जिस पर्सन को पेंशन चाहिए, मान लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है A, इसको पेंशन जो है इसके अकाउंट में आना चाहिए हर महीने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिजिकली साइन देना पड़ेगा बैंक को। ठीक है, फिजिकली साइन देना पड़ेगा बैंक को। उसके साथ ही उसको जो है आधार बेस वेरिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, आधार बेस वेरिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है। तो अब क्या करेंगे, जो पर्सन A है वो जाएंगे बैंक में जाके अपना फिजिकल वेरिफिकेशन ये सारे कुछ देने का काम करेंगे। अब पर्सन A बैंक को तो दे दिया चीजें, अब बैंक क्या करेगा, बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट दे देगा NACH को। ठीक है, NACH को सौंप देगा वेरिफिकेशन करने के लिए। अब NACH जब उसको अप्रूव करेगा, हाँ भाई हम यहाँ से अप्रूव करते हैं जो भी रिकरिंग पेमेंट है उसके लिए, फिर जो है बैंक के पास वापस से जाएगा। उसके बाद जो है ये पूरा सिस्टम जो है चालू हो जाएगा। और फिर जब पेंशन देने की बारी आएगी तो पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंक के पास जाएगा, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि इतना पैसा देना है इस पर्सन A को। उसके बाद बैंक जो है जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले लेगा NACH से और रिकरिंग पेमेंट जो है चालू कर देगा, और इसके बाद जो है डायरेक्टली जो है A को पूरा पेमेंट मिल जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अब बात करें NACH जो है इसके भी दो पार्ट रहते हैं, दो टाइप रहते हैं। एक तो रहता है डेबिट, NACH डेबिट, और एक तो रहता है NACH क्रेडिट। इसके बारे में समझते हैं। NACH डेबिट और NACH क्रेडिट के बारे में बात करें तो NACH डेबिट के अंदर आप देख सकते हो जब पैसा कट रहा हो। ठीक है, पैसा कब कटेगा, जब किसी पर्सन को सैलरी देनी हो उस समय कटेगा, किसी पर्सन को पेंशन देना हो उस समय कटेगा। ठीक है, और किसी पर्सन को सब्सिडी देना हो, ठीक है, तब भी डेबिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हो कि NACH डेबिट के अंतर्गत आती है। और इसके लिए जो स्पॉन्सर्ड बैंक है इनको, मतलब जो NACH है इसमें स्पॉन्सर्ड बैंक जो सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे SBI को स्पॉन्सर्ड बैंक सिलेक्ट किया गया है सब्सिडी के लिए। ठीक है, तो SBI का पूरा काम रहेगा जो भी पैसा है वो डेबिट करने के लिए।
अब बात करते हैं क्रेडिट का। अब बैंक को अगर मान लेते हैं ईएमआई लेना है किसी पर्सन से, तो वो जो है क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। इवन बैंक को अगर बात करें कि एसआईपी लेना है, तो वो भी जो है क्रेडिट के अंतर्गत आएगा। तो एनएसीएच के दो तरह के टाइप्स रहते हैं, एक होता है एनएसीएच डेबिट और एनएसीएच क्रेडिट। अब बात कर लेते हैं 3.0 और 2.0 में क्या डिफरेंस था। ठीक है, 3.0 और 2.0 में क्या डिफरेंस था। जो 2.0 था, यहाँ से आप देख सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल दे के रखा है मैंने, जिसमें आप समझ सकते हो कि जो 2.0 था वो मान सकते हो कोई स्कूल टीचर है जो कि हर दिन जो है अपना होमवर्क चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं और अपना जो भी रिमार्क है या मार्क्स है वो नेक्स्ट डे देते हैं। तो ये सेम चीज जो है 2.0 के अंतर्गत भी था, जिसके अंतर्गत जो भी पेमेंट है बैंक वो तो एनएससी को बोल देता है कि इतना पेमेंट जो है आपको भेजना है। ठीक है, और उसके बाद एनएससीएच जो रहता था वो 2 से 3 दिन लगाता था प्रॉपर अप्रूवल देने के लिए बैंक को, और बैंक फिर बाद में जो भी पेंशन था या सैलरी था वो देने का काम करती थी। तो ये 2.0 में प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब जो है डिजिटल ऐप यूज किया जाएगा या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाएगी एनएसीएच से। ठीक है, एनएसीएच से जो है इनिशियली अप्रूवल मिल जाएगी। अब हम चीजें पढ़ते हैं कि एनएसीएच 3.0 में क्या क्या की फीचर्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो पहला तो की ऑब्जेक्टिव है कि फास्टर प्रोसेसिंग करना, जैसे सैलरी हो गया, ईएमआई हो गया, उसके साथ एसआईपी पेमेंट हो गया, ये सब कुछ जो भी मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया। इसके साथ ही बोला गया है कि एक तरह से एनक्रिप्शन यूज करने के लिए इसमें जो है एनक्रिप्शन यूज की जाएंगी। कौन से एनक्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे। उसके साथ जो है मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज किया जाएगा। आपने एक चीज सुनी होगी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे यार भाई ये क्या होता है मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या रहता है, आपका पासवर्ड लिया जाता है, उसके साथ आपका जो है ओटीपी भी ली जाती है। ठीक है, आपका जो है पासवर्ड लिया जाता है, उसके साथ जो ओटीपी भी ली जाती है जब आपको लॉगिन करना होता है तब। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, उसके साथ आपको ओटीपी देना पड़ेगा, उसके साथ आपका जो है या तो थंब जो है स्कैन हो सकता है, या तो जो आपका आइरिस रहता है वो स्कैन हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है आपका मतलब 3 फैक्टर या तो 4 फैक्टर जो भी रहता है उसको बोला था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मोस्टली 3 फैक्टर रहता है, जिसके अंतर्गत आपको जो भी बायोमेट्रिक जो इंफॉर्मेशन है वो भी देना पड़ता है बैंक्स को। ठीक है, ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे बारीक बताई कि एनक्रिप्शन के बारे में, एनक्रिप्शन भी की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि एनपीसीआई जो है प्रीटी गुड प्राइवेसी एनक्रिप्शन जो है यूज़ करने वाला है। एग्जैक्टली ये एनक्रिप्शन यूज़ नहीं कर रहा, बट इस तरह का एनक्रिप्शन यूज़ करने वाला है। अब ये प्रीटी गुड प्राइवेसी एनक्रिप्शन है क्या। अब मान लेते हैं कि आपने जो है आधार ऑथेंटिकेशन जो है करने के लिए ऐप यूज़ किया गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का ये ऐप है हमारे पास। ठीक है, तो अब आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सर्वर पे जाएगा और सर्वर में जाके जो है स्टोर होगा, और वो सर्वर से वापस से आके जो है आपका जो भी पेमेंट है ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब इसके बीच में कोई अटैक भी कर सकता है जब आपका प्रोसेस हो रहा हो। ठीक है, सर्वर में जब आपका चीज़ें अपलोड हो रहा हो, जो भी इंफॉर्मेशन वो अपलोड हो रहा हो, तो बीच में आपका चोरी भी हो सकती है जो आपका इंफॉर्मेशन है वो। तो वो चोरी से बचने के लिए जो है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूज़ किया जाता है, और उस एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन को जो है टेक्निकल टर्म में बोले तो प्रीटी गुड प्राइवेसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सिंपल है कि प्रीटी गुड के अंतर्गत एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जाती है जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको। अब एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे रहता है वो आप कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो जब आरआरबी के एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको आ जाएगा उस चीज़ समझ, और थोड़ी सर्च कर लोगे तब भी आ जाएगा। थोड़ा गूगल में सर्च करो कि एनक्रिप्शन कैसे होता है, डिक्रिप्शन कैसे होता है, तो आपको आ जाएगा। नहीं तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी समझाने में। ऑलरेडी आई थिंक इसको समझाने में मेरे को 9 मिनट के आसपास हो ही गए। ठीक है, उसके साथ ही जो है इंटरफेरेंस को एनहेंस किया गया है, जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस है उसको भी एनहेंस किया गया है इसके अंतर्गत। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो है मोस्टली बैंक्स और कस्टमर को हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, मोस्टली बैंक्स और फिर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज़ करती है, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं बनाया गया है। हमारे लिए ऑलरेडी यूपीआई ऑटो पे है, जो कि यूपीआई मैंडेट के अंतर्गत हम यूज़ करते हैं, यूपीआई मैंडेट मैकेनिज्म के अंतर्गत यूज़ करते हैं। जो एनएसीएच है ये जो है बैंक और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं मल्टीपल जो बल्क पेमेंट है वो करने के लिए। ठीक है, रिकरिंग बल्क पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, अब
अमित शाह जी की तरफ से आ रहा है, जो कि अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभाल रहे हैं। इन्होंने एक कैंपस बनाया है छत्तीसगढ़ में, जो नया रायपुर है, यहाँ पे जो है 2 कैंपस बनाए गए हैं। एक है NFSU, एक है CFSL। ये दोनों कैंपस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़े तो ये 2 कैंपस का टोटल कॉस्ट लगने वाला है 268 करोड़ रुपए। कितना? 268 करोड़ रुपए जो है लगने वाला है ये 2 कैंपस बनाने के लिए। ये 2 कौन से कैंपस हैं? एक कैंपस का नाम मिलेगा आपको नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जिसके अंतर्गत जो ये 268 है, इसके अंतर्गत जो NFSU है, इसमें 145 करोड़ रुपए जो है देने का काम करेंगी गवर्नमेंट। उसके नेक्स्ट आपको मिलेगा सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैंपस, जिसके अंतर्गत 123 करोड़ रुपए देने का काम करेंगी गवर्नमेंट। टोटल कितने हो गए? 268 करोड़ रुपए हो गया। तो ये 2 तरह की इंस्टीट्यूट बन रही है जो कि फॉरेंसिक साइंस के लिए बनाया गया है। CID में जो शाहरुखे थे, शाहरुख के बारे में पता होगा, तो वो इसी में से किसी एक कैंपस में काम करते थे, जिसका काम क्या रहता था, ये जो क्रिमिनल है उनका फॉरेंसिक जांच करने का। तो ये क्या काम करने वाला है, इसका पर्पस क्या होने वाला है कि ये स्ट्रेंथन करने वाला है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सेंट्रल इंडिया के। ये जस्ट ध्यान देना कि सेंट्रल इंडिया के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको सॉल्व करने का काम करेगा। अब जो भी पुलिस का केस आएगा, जो CID का केस आएगा, फॉरेंसिक केस आएगा, वो ये 2 इंस्टीट्यूट में जाने का काम करेगा। ठीक है। अब ये जो इवेंट हो रहा था, यहाँ पे जो कैंपस जो लेड कर रहे थे अमित शाह, यहाँ पे इन्होंने 2 तरह के इनिशिएटिव भी लिए गए हैं। पहला, एक तो टेम्पररी NFSU कैंपस बनाया गया छत्तीसगढ़ में, उसके साथ ही छत्तीसगढ़ आई हब भी बनाया गया, इनोवेशन हब बनाया गया। अब ये इनोवेशन हब क्या है? ये इनोवेशन हब जो है वो हेल्प करेगा यूथ और स्टार्टअप के बीच में ब्रिज करने के लिए। ठीक है। ये मोस्टली जो MSME है उसको हेल्प करने का काम करेगा ये इनोवेशन हब। अब जो NFSU है, प्लान है कि टोटल 26 मेजर लोकेशन में बनाया जाए अक्रॉस इंडिया, और टोटल 32,000 जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है एवरी ईयर वो जो है आने का काम करेंगे। ये टोटल जो है गवर्नमेंट का प्लान है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। ठीक है। अब न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़े तो इसके अंतर्गत एक स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। टोटल 2.3 करोड़ रुपए का ये स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज होने वाला है। कैसा चैलेंज? सोलर चैलेंज ऑन रूफटॉप के ऊपर जो है एक सोलर चैलेंज होने वाला है। उसके साथ ही जो है DER टेक्नोलॉजी चैलेंज भी होगा। अब DER टेक्नोलॉजी चैलेंज मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी चैलेंज होने वाला। ठीक है। तो मान सकते हो कि ये टोटल जो है इस चैलेंज का नाम है जो स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज है इसके अंतर्गत। तो इसके अंदर डिफरेंट जो है एक्सपर्ट आएंगे और उनको जो भी ये चैलेंजेस होंगे वो सॉल्व करने का काम रहेगा। ठीक है। अगर उन्होंने सॉल्व कर दिया तो जो फर्स्ट प्राइज आएंगे उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जो 2.3 करोड़ रुपए दिख रहे होंगे आपको, 2.3 करोड़ रुपए में जो फर्स्ट आएगा उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जो सेकंड आएगा उसको 50 लाख रुपए, जो थर्ड आएगा उसको 30 लाख रुपए, और जो बाकी रह गए उसमें 10 ऐसे एक्सपर्ट्स आएंगे या तो ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे जिनको 5 लाख रुपए ईच करके दिए जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 2.3 करोड़ रुपए हो गया। कैसे? देखो, ये 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 50 लाख और फिर 1.8 करोड़ रुपए हो गए, और ये जो है यहाँ पे आप मान सकते हो कि 5 लाख रुपए हो गए। ठीक है। टोटल हो गया 2.3 करोड़ रुपए। तो हमने पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दिया जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। और बात करिए इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम जहाँ बेस्ड है, ये करने वाली है। इसके साथ ही जो स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है ये भी हेल्प करेगी ये चैलेंज करने के लिए। ठीक है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन नाम आपको पूरा का पूरा ऑन द टिप जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ले बाकी 2 छोड़ देते हैं, चलो इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा मत सोचना। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज, ऐसे करके पूछ सकता है। तो तीनों के तीनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम इस चैलेंज के बारे में इतना कुछ पढ़ ही रहे हैं तो अब हम ये समझते हैं कि ये चैलेंज को स्टार्ट कब किया जाएगा। ये चैलेंज अभी इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी इसका डेडलाइन जो है 20 अगस्त 2025 को रखा गया है, और जो भी एक्सपर्ट है या जो भी कंपनीज जो इसमें चैलेंज में पार्ट लेना चाहती है वो अपना जो एप्लीकेशन है वो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के थ्रू भर सकते हैं।
और बताया जा रहा है जो विनर है वो अनाउंस किया जाएगा 10 सितंबर में, और इसके साथ जो विनर रहेगा उनको इंक्यूबेशन सपोर्ट, पायलट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, मेंटरशिप फ्रॉम दी डोमेन एक्सपर्ट, उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है विनर को दिया जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना, ये कोई नहीं पूछेगा, ये चीज़ आपको कोई नहीं पूछेगा, बस आपको बताने के लिए कि ये सारे सपोर्ट भी दिए जाएंगे। आपको डेट्स फिर यहाँ पे दिए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है गोल्ड की तरफ से। सोना सोना सबको सोना चाहिए। तो देखो यार, अगर बात करें कि अभी पूरे ग्लोब में जो डोमिनेट करता है वो आपको गोल्ड मिलने वाला है। गोल्ड से ऊपर आपको मिलेगा यूएस डॉलर। ये जो है हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। आरबीआई के बारे में बात करें, जितने भी करेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की करेंसी है, या जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं या कंट्रीज हैं, वो यही चाहती है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूएस डॉलर हो। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर और गोल्ड से जो है दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ तीसरा जो चीज़ यूज़ किया जाता है वो है यूरोप यूनियन। यूरोप यूनियन का जो करेंसी है यूरो, उसको यूज़ किया जाता है। तो ये यूरोप यूनियन का जो करेंसी है इसको पिछाड़ दिया है किसने? गोल्ड ने। ये चीज़ बताई गई है बाय यूरोप सेंट्रल बैंक के द्वारा। यूरोप सेंट्रल बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया गया, इस रिपोर्ट का नाम है गोल्ड। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बोला गया कि गोल्ड ने सरपास कर गया यूरो को, और गोल्ड जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वर एसिड बन चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस डॉलर, उसके बाद गोल्ड को ही सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो अब यूरो की जगह जो है कंट्रीज जो है गोल्ड को रखना चालू कर रही है, ठीक है। और ये यूएस डॉलर जो है नंबर 1 पे है। देखा जाए तो टोटल 47% जो है बैंक्स, बड़े बड़े बैंक जैसे कि आरबीआई हो गया, वो यूएस डॉलर प्रीफर करती है रखना। उसके बाद जो है गोल्ड को प्रीफर करती है 19%। पहले था ये 16.5% 2023 में। अब जो डिफरेंट जितने भी बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अब गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है ओवर यूरो। तो यूरो जो है 16% गिर गया है, 16% में आ चुका है, और ये 3rd नंबर पे आ चुका है, जो कि 4 ही है बड़े बड़े जो बैंक्स है वो इसको यूज़ करने के लिए, अपने जो रिजर्व में रखने के लिए। अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया जो है 8 नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व। ये चीज़ ध्यान देनी है। टोटल इंडिया के पास 880 गोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट है, इसको जिसको लेना रहेगा वो ले लेगा, और इसको नहीं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें एडवर्टाइज करने के लिए बैठे नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉन्चेस के ऊपर। तो लॉन्चेस आ रहा है पंकज चौधरी जो है अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, इन्होंने आईस्टैप डिवाइस लॉन्च किया है। अब ये एक तरह का एआई बेस्ड इमेज है, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लॉन्च किया गया है, समझाने के लिए जो दिया गया है। तो ये क्या लॉन्च किया गया है? जो आईस्टैप डिवाइस होने वाला है, ये एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च किया गया है, कस्टम वालों के लिए। अब देख सकते हो ये टैंकर है, टैंकर रखा पड़ा है। तो पहले क्या रहता था कि जाके देखना पड़ता था, लेकिन अब ये जो आईस्टैप डिवाइस होने की वजह से वो वीडियो के थ्रू या तो लाइव मॉनिटरिंग के थ्रू जो है देख पाएंगे चीज़ें। उसके साथ जो भी पेपर वर्क का काम रहता था वो भी इसी आईस्टैप से ही हो पाएगा। तो हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं क्या चीज़ है। तो ये जो आईस्टैप डिवाइस है इसको एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च किया गया है। और अभी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का जो कॉन्फ्रेंस होता है 2025, वहीं पे जो इसको लॉन्च किया गया। इसके अंदर लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है, जिसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी कार्गो एक्सपोर्ट है उसका जो है लाइव मॉनिटरिंग हो पाएगी, और ये हेल्प करेगा कस्टम्स को। उसका डिजिटल प्रोसेस होने वाला है, मतलब जो पेपर वर्क है जो मैनुअली होता था पहले, अब उसको रिप्लेस किया जाएगा। उसका फास्टर क्लियरेंस भी मिलने वाला है, जिसके वजह से जो इंडिया का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसको भी बूस्ट किया जाएगा, उसका रैंक को बूस्ट किया जाएगा, और जो एक्सपोर्ट का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी कम से कम लगेगा, ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इंडिया में कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो कारण क्या है कि जो पेपर वर्क है वो, और इवन जो लॉ है हमारे इंडिया में, तो पेपर वर्क तो सही कर दिया, बट इंडिया को अब लॉ को भी सही करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो पाए, तभी जो है हमें जो है इंटरनेशनली भी बूस्ट मिलेगा। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है, जो कि गोरखपुर लिंक हाईवे मिलने वाला है। गोरखपुर लिंक हाईवे जो है लॉन्च किया गया है बाय सीएम योगी जी के द्वारा। तो ये टोटल 7,283 करोड़ रुपए का बजट लगा है ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। टोटल 91.35 किलोमीटर लंबा ये लेंथ मिलने वाला है, ठीक है। ये जो लेंथ है टोटल 91.35 किलोमीटर लंबा है।
अगर बात करें ये जो है कनेक्ट करेगा गोरखपुर को, उसके बाद कबीर नगर को, अहमदनगर को, ये सारे जो लोकेशन है यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करेगा। ये कोई नहीं पूछेगा, मेन जो है बजट याद रखो और फिर कितने किलोमीटर का लेंथ है ये चीज़ याद रखते चलो एग्जाम के लिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने सेल इंडिया, सेल पता होगा प्राइवेट कंपनी है, और एडटेक एडुनेट फाउंडेशन के साथ पार्टनर किया। क्या करने वाले हैं ये लोग पार्टनर करके, ये जो है एक तरह से स्किल ग्रीन स्किल प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी स्किल जो प्रोवाइड करनी चाहिए जॉब रेडी करने के लिए यूथ को, वो चीज़ की जाएंगी। अभी के लिए इसको दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और फिर कर्नाटका में चलाया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान देना, ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। क्या करने वाला है, एक तरह से जो ग्रीन स्किल प्रोग्राम है वो लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो भी स्किल चाहिए होती है, जो भी ईवी सेक्टर में स्किल चाहिए होती है वो दी जाएंगी यूथ को। टोटल 5 लोकेशन में, कौन कौन से, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, 5 लोकेशन जो है ये आपको याद रखना। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है, भूपेंद्र यादव जी जो कि अभी टाइम पर मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब देख सकते हो ये घड़ियाल है, ठीक है, घड़ियाल को जो है जो साइंटिस्ट है या जो कीपर हैं वो संभालने का काम कर रहे हैं। टोटल बोला जा रहा है 7 1 साल के घड़ियाल जो है रिवर में डाले गए। कौन सा रिवर, गुरिया रिवर, आई थिंक प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, ठीक है। गुरिया रिवर जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, गंगा नहीं, ट्रिब्यूटरी ऑफ घड़िया रिवर की जो है ये टेरिटरी है, ठीक है। और ये लोकेशन आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी चीज़ छोड़ सकते हो। बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके रखा हूँ आपको चीज़ समझने के लिए। जैसे कि ये जो रिवाइवल प्रोजेक्ट है, ये जो घड़ियाल है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल्स हैं, तो इनको संभालने के लिए जो है ये चीज़ की गई है, ये इनिशिएटिव लिया गया है। उसके साथ ही ये जो एफर्ट डाली गई है 1975 का जो घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत लिया गया है। और अब जाके टोटल 19 था 2019 में बात करें घड़ियाल्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में वहाँ पे, अब जाके 2022 में जो 36 हो गए। अब इसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी घड़ियाल के बारे में बात करें तो घड़ियाल भी हमारे यहाँ पे बहुत कम होते जा रहे हैं, इंडिया में जो है कम होते जा रहे हैं, तो इनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो है ये ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो पहला अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेगा आसिम अहमद जो कि पाकिस्तान से आते हैं, इनको चेयर कर रहे हैं, ये चेयर कर रहे हैं 1988 तालिबान सैंक्शन कमेटी को, ठीक है। अब इस कमेटी के बारे में पढ़ते हैं क्या कमेटी है और ये 1988 क्यों लिखा गया है। अब देखो ये जो कमेटी है ये अंडर आती है यूएनएससी के, मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत आती है। अब यूनाइटेड नेशन के बारे में तो अब मैं इतना पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता थोड़ी रिसर्च कर लेना, यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी करती है। तो इसका ही पार्ट है तालिबान सैंक्शन कमेटी। अब तालिबान सैंक्शन कमेटी का काम क्या रहता है कि जो भी तालिबान में जो आतंकवादी है उनको रोकने का, उनका फंडिंग रोकने का, ठीक है, उनका फंडिंग रोकने का या उनको मॉनिटर करने का। उसके साथ ही अगर किसी इंडिविजुअल के ऊपर बैन लगाए, मान लेते हो कोई आतंकवादी है तालिबान का तो उसके ऊपर बैन लगाए तो उसको भी मॉनिटर करने का काम इसी तालिबान सैंक्शन कमेटी का ही रहता है। तालिबान अभी कहाँ पे है, तालिबान आपको अफगानिस्तान में मिलेगी, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है एक अच्छा खासा ही मान सकते हो कि भिड़न है, तो मान सकते हो कि दुश्मन को ही जो है बना दिया गया है सैंक्शन कमेटी का चेयर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान अकेला है, इसके साथ वाइस चेयर कर रहे हैं रशिया और गुआना, ये भी चीज़ आपको ध्यान देती चलनी है, ठीक है। टोटल इनका 1 साल का टर्न होने वाला है पाकिस्तान का जो ये अहमद है 31 दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है एक और अपॉइंटमेंट आया है काउंटर टूरिज्म कमेटी। अभी काउंटर टूरिज्म कमेटी का जैसे तालिबान सैंक्शन कमेटी का काम था कि तालिबान को रोकना, वैसे जो काउंटर टूरिज्म कमेटी है इसका काम होता है कि काउंटर टूरिज्म में कैसे जो है आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरा का डिसीजन लेने का काम इस कमेटी का रहता है। इसमें सेम चीज़ है, इसमें थोड़ा कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चलो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना क्या है ये 1373। कुछ खुद से मेहनत करो तब आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और बाकी आपको चीज़ समझ भी आएगी अच्छे से। इसके बारे में मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में।
बात करें कौन जो इसको चेयर कर रहा है, इसको अल्जीरिया चेयर कर रहा है, और दूसरे जो आपको वाइस चेयर मिलने वाला है वो फ्रांस, रशिया और फिर पाकिस्तान मिलेगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान दे देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में आता है। मैं आपको कभी नहीं बोलता कि जो प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट रहते हैं या पीएम के अपॉइंटमेंट रहता है वो पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अगर पहली फीमेल बनी हो तब पूछे जाते हैं, एग्जाम में देख लेना अपॉइंटमेंट्स में। इंटरनेशनल जो अगर पहली फीमेल बनी हो तब पूछ लेते हैं, या कोई पहले ब्लैक फीमेल बनी हो तब पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। और इंटरनेशनल में सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़ने ज़रूरी है, बट कुछ अपॉइंटमेंट्स रहते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से एक ये अपॉइंटमेंट है जिसको आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है शिवा सुब्रमण्यम रमन, जो कि अभी के टाइम पे चेयरमैन और एमडी सिडबी के तौर पे संभाल रहे थे। तो इनको अभी चेयरमैन बनाया गया है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। क्या काम होता है कि पेंशन जो डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, इनका काम रहता है। इन्होंने रिप्लेस किया दीपक मोहंती को। टोटल इनका 5 साल का टर्नओवर होने वाला है, और इवन 65 एज जब तक ना हो जाए तब तक, ठीक है। ये जो टर्म लिखा है ना, टर्नओवर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। या तो 5 साल होगा, 5 साल अगर काम करेंगे, या तो 65 एज तक काम करेंगे, इसे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, जो कि अभी के टाइम पे डायरेक्टर हैं IIT खड़गपुर में, ठीक है। इन्होंने अमित पात्रा जी को रिप्लेस किया है, जो कि इंटरमीडिएट डायरेक्टर के तरह काम कर रहे थे, और इनका भी टर्नओवर 5 साल का ही रहने वाला है। यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती नहीं है देने के लिए, तो बेटर यही है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्या क्या पूछा जा सकता है अपॉइंटमेंट में, पर्सन किसको अपॉइंट किया गया है, कहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और किसको रिप्लेस कर रहा है, और कितने साल के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। ये 4 चीज़ें पूछी जाती है, मोस्टली 3 चीज़ें पूछी जाती है। तो ये 3 चीज़ें आपको टेबल में मिल गया है, तो वापस से मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं करके रखा हुआ है, ठीक है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता रहेगा कि मैं कभी भी चीज़ें रिपीट नहीं करता, जो एक बार लिख दिया है। तो यहीं से आप चीज़ें पढ़ सकते हो, तो वापस रिपीट करूँगा तो पीडीएफ भी बड़ा बनेगा, आपको पढ़ने में बोर लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। जिस संपात के बारे में पढ़े, तो इनको जो है MD बनाया है निपुण इंडिया का, ठीक है। तो ये जो निपुण इंडिया है, या तो बात करूँ निपुण कंपनी, ये जापान बेस्ड कंपनी है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, इनको ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है एस्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 का। तो ये सऊदी अरब में इनका अनाउंसमेंट किया गया है। और क्रिस्टियानो को क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब ये सऊदी का जो फुटबॉल का क्लब है अल नसर से ये खेलते हैं, और यहाँ के ये ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब जो सऊदी अरेबिया है, या तो मैं बात करूँ ईरान है, मिड ईस्ट है, वो चाह रही है कि वहाँ पे जो है उनका फुटबॉल जो है प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल प्रमोट हो। उसी की वजह से जो है अभी के टाइम पे ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्विजिशन है, ठीक है। एक्विजिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, किसने किसको एक्वायर किया और कितने % में एक्वायर किया है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले बढ़ते हैं, पहले एक्विजिशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो आर्गो कैपिटल है, इन्होंने एक्वायर किया है प्रोफेक्टोस कैपिटल को, टोटल 1400 करोड़ रुपये में जो है खरीदा है। मतलब पूरी पूरी कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, 100% एक्वाइजिशन कर ली है, ठीक है। पूरी कंपनी को खरीद लिया है। और अब जो आर्गोस कैपिटल है, इसके अंतर्गत जो है प्रोफेक्टस कैपिटल जो है आएगा। और बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी डिटेल्स हैं जो कि आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके PDF के थ्रू, PDF मिल जाएगा आपको ग्रुप में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने जो है एक्वायर किया है SBI का जो जियो पेमेंट बैंक है। SBI, एक मिनट देना मेरे को, ये मैं न्यूज़ थोड़ा भूल गया हूँ। जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने एक्वायर किया है SBI फुल स्टैक, ओके, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये मैं PDF में सही कर दूँगा, ये SBI नहीं होना चाहिए था, ये जियो पेमेंट बैंक होना चाहिए था। तो जो जियो फाइनेंस बैंक है, इन्होंने जो जियो पेमेंट बैंक है इसको एक्वायर किया है SBI से, ठीक है। तो SBI से पूरा एक्वायर कर लिया, टोटल 17.83% का स्टैक लिया गया है। और अब बात करें कि जो जियो पेमेंट बैंक है, ये 100% सब्सिडी बन चुकी है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का, ठीक है। तो SBI के पास थोड़ा स्टैक था, अब वो स्टैक जो है जियो फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के पास आ गया। नेक्स्ट में बढ़े
तो नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा आपको डिलीवरी जो है, डिलीवरी लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड है। इन्होंने एक्वायर कर लिया ईकॉम एक्सप्रेस को। ईकॉम एक्सप्रेस को एक्वायर किया है, टोटल 99.44% जो है एक्वायर किया गया है। अब मुझे नहीं पता है बाकी परसेंटेज छोड़ क्यों दिया है। मान सकते हो ये 100% कैश डील था, जिसके अंतर्गत 14,007 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। ठीक है, डिलीवरी ने जो है एक्वायर करने के लिए इतने पैसे दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है महिंद्रा ने एक्वायर किया है SML सुजू लिमिटेड, जो कि पंजाब बेस्ड है, और टोटल 58.96% का एक्वाजिशन ये हुआ है। टोटल 555 करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, मोस्टली वेहिकल सेक्टर में जो महिंद्रा है उसको बढ़ाने के लिए एक्वाजिशन किया गया। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्वेशन है जो कि आ रहा है TA एसोसिएट के द्वारा। TA एसोसिएट यूएस बेस्ड कंपनी है। इन्होंने एक्वायर किया ए स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। तो इसके बारे में बात करें तो इसमें टोटल 1.26% की एक्वेशन हुई है और टोटल 93.90 लाख रुपए की शेयर्स जो है लिए गए हैं। टोटल 713 करोड़ रुपए जो है एज अ डील किए गए हैं ये दोनों के बीच में। अब इन्होंने टोटली एग्जिस्ट कर लिया, मतलब 100% स्टैक जो है बेच दिया है ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे आपको कहीं बताया नहीं कि कितना सेल किया कितना नहीं। ए स्मॉल फाइनेंस का जो है 100% स्टैक बेच दिया गया। तो ये हो गया हमारे पूरा डेली करंट अफेयर्स खत्म। और बात करिए PDF की, ये PDF आपको मिल जाएगा बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और अगर बात करें वीडियो की, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जिसको करंट अफेयर्स पढ़ने में डिफिकल्टी रहती है। हम वीकली और मंथली PDFs भी देते रहते हैं। वीकली और मंथली PDF जो है ये पेड है और ये मिनिमम चार्ज है। आप देख सकते हो, जो टेलीग्राम है यहाँ पे जाके पूछ सकते हो DM करके, या तो आपको मिल जाएगा मैपिंग अफेयर्स www.mappingaffairs.com में जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो अभी इतना रखते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।